कैलकुलेटर लेके तो मेरे पास आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये है रेडियोएक्टिविटी के कुछ इक्वेशंस हैं, और इसका जो नॉलेज है वो वही है जो आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ। इसका जो नॉलेज है वो वही है जो क्या कहते हैं ओ लेवल में आपने पढ़ा हुआ। आपको पता है कि द काउंट रेट डिक्रीजेस विद द टाइम, द नंबर ऑफ अनडिकेटेड एटम्स डिक्रीज विद द टाइम, the activity decays with the time. Activity है total number of alpha particles emitted per second, total number of beta particles emitted per second, total number of gamma rays photon emitted per second, या total number of atoms disintegrating per second। ठीक है, तो वो बेटा क्या कहलाती है? एक्टिविटी कहलाती है। और एक्टिविटी किस में मेजर होती है बेटा? बैकरल। किस में मेजर होती है? बैकरल में। अब आपके सामने क्वेश्चन रखता हूं, ये मैंने जो 5 अभी क्वेश्चंस करूंगा ये वो है जो मैंने आपको उसमें ग्रुप में मैसेज भी कर दिए। क्वेश्चन नंबर 1, वो ये है, वो कहता है कि अ सैंपल ऑफ यूरेनियम 234, अ सैंपल ऑफ यूरेनियम 234 हैज अ मास 2.65 माइक्रोग्राम। बेटा ये पेपर है नवंबर 2006 का, पेपर 4 जनाब। उसकी एक्टिविटी इज फाउंड टू हैव एन एक्टिविटी ऑफ 0.4 बैकरल। यार एक्टिविटीज का मतलब है वो 604 रेडिएशंस पर सेकंड एमिट कर रहा है, 60 पार्टिकल्स पर सेकंड एमिट कर रहा है। 604 जो है वो जो भी वो एमिशन कर रहा है, ठीक है क्या नहीं? अच्छा जी। अल्फा पार्टिकल्स, यूरेनियम 234 इज रेडियोएक्टिव, इसका मतलब है अनस्टेबल है, एंड एमिट्स अल्फा पार्टिकल्स एट व्हाट अपीयर्स टू कांस्टेंट, a sample and emits alpha particles at what appears constant rate. A sample of uranium 234 of mass 2.7 gram is found to have an activity of 604 becquerel. Calculate for this sample of uranium 234 the number of nuclei. Number of nuclei किस तरह से निकलेंगे? आपने ये फार्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स या न्यूक्लियाइड्स इज इक्वल टू और डिवाइडेड बाय ओवोगाड्रो। Avogadro's constant is equal to mass of element in gram over molar mass। अब इसको यूज करें आप, बेटा देखिए क्या आता है, ये निकाले जरा। एन ए ओवोगाड्रोस कांस्टेंट 6.81 into 10 power 15 एटम्स और न्यूक्लियाइड्स। 8.2 के न्यूक्लियाइड्स मींस रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस, जो आप डिस्कस कर रहे हो। मैं यहां तक समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है डिके कांस्टेंट। बेटा डिके कांस्टेंट पूछो उमर, जिसका डिके कांस्टेंट ज्यादा होना तो यार वो चीज जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाती है। जिसका डिके कांस्टेंट तो वो चीज क्या करती है? जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, जल्दी जल्दी रेडिएशन एमिट करके खत्म हो जाती है। प्लैनेट अर्थ जब बना था तो जिन आइसोटोप के डिके कांस्टेंट ज्यादा थे, जल्दी जल्दी रेडिएशन एमिट करके खत्म हो गए। अब तो शायद वो प्लैनेट अर्थ में मिलते भी ना, ठीक है। अब जिसका डिके कांस्टेंट उसने दिया हुआ कितना वो मांगा, ठीक है कि नहीं? अब उसको डिके कांस्टेंट को कहते क्या? लैम्डा। अब आपने फार्मूला पढ़ा था, एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा। अब इसको देखकर जिनको ये फार्मूला नहीं पता, बेटा क्या नाम है दानियाल, 1 मिनट लगता है इसकी एक्सप्लेनेशन। तो मुझे सिर्फ एक बात कि कराची शहर में जनाजे ज्यादा होते हैं या लाहौर में? एक वक्त में एक दिन में कराची में ज्यादा लोग मरेंगे या लाहौर में? अगर फर्ज करो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं हुई तो कराची में ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ पीपल डाइंग पर डे इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट। नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट। तो एक्टिविटी क्या होती है? नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेटिंग पर सेकंड is proportional to the number of atoms
प्रेजेंट, अनडिकेड एटम प्रेजेंट, और इसको जब कन्वर्ट करो तो ये लैम्डा एन हो जाए। इसी तरह से अगर वो पूछें कि डिफाइन डिके कांस्टेंट, तो इसका जवाब क्या है? इसका मतलब है रेशियो ऑफ एक्टिविटी टू नंबर ऑफ अनडिकेड, define decay constant ratio of activity to number of undecayed atoms। तो ये, और वैसे पास टीचर्स इस तरह भी डिफाइन करते हैं लैम्डा को कि प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन एटम विल डिसइंटीग्रेट इन द नेक्स्ट सेकंड। लैम्डा को इस तरह भी डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी दैट एन एटम विल डिसइंटीग्रेट इन द नेक्स्ट सेकंड। तो लैम्डा अगर ज्यादा हो तो वो चीज जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट निकालना है, तो लैम्डा बराबर है एक्टिविटी ओवर नंबर ऑफ एटम्स। एक्टिविटी कितनी है? 604, और नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स अभी आप वाले हैं 6.82 into 10 raised to power 5, 6.82 into 10 raised to power 5 जी, 8.86 into 10 power minus 14 second minus 1। सर A604 गिवन है जी, 0604 किए। अब देखे मैंने ये क्वेश्चन सेंड भी किए हुए हैं। हेलो, ये जो क्वेश्चन हाथ का पूरी पिक्चर खींच के पोस्ट की हुई है, देखें जरा उसको। ठीक है सर, देख रहा हूं। अच्छा जी, अब लैम्डा आ गया, और तीसरा पॉइंट हाफ लाइफ। यार हाफ लाइफ आपने लेवल में पढ़ी थी ना? हाँ, हाफ लाइफ क्या होती है? नंबर ऑफ टाइम टेकन बाय द सैंपल टू रिड्यूस टू हाफ, या टाइम taken in which the count rate reduces to half, time in which the activity reduces to half। तो हाफ लाइफ, अब मुझे बताओ जिसका डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा। डिके कांस्टेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट एन एटम विल डिसइंटीग्रेट। तो जिसका डिके कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी हाफ लाइफ क्या होगी? कम होगी। अच्छा, हाफ लाइफ का सिंबल बड़ा अजीब सा उन्होंने रखा हुआ है, छोटा टी। ये हमने नहीं रखा, उन्होंने रखा है छोटा टी, उसके साथ छोटा सा 1/2। ये 1/2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ये 1/2 एज ए सबस्क्रिप्ट अपीयर हो रहा है। तो ये 1/2 सिंबल का हिस्सा है। हाफ, तो ये हाफ लाइफ है। तो यार मुझे बताएं, हाफ लाइफ डिके कांस्टेंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं? तो इसका मतलब ये है कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 ओवर लैम्डा। ये फार्मूला है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे? डिके कांस्टेंट आपके पास आ चुका है 0.693 ओवर 8.86 into 10 per minus 14, 7.82 सेकेंड। और फिर इसको कन्वर्ट कर दो उसमें, किसमें? अगर ईयर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या करें? इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? तो 60 से डिवाइड करेंगे तो ये किसमें? खैर बेटा प्लीज ये कांस्टेंट है, कैलकुलेट करने वाला कांस्टेंट है। कल के लेक्चर में मैंने ये डिराइव करके भी दिया था, लेकिन ये कांस्टेंट है 0.693। ये देखे ना, अभी हमने कहा देखो लैम्डा क्या है? लैम्डा है प्रोबेबिलिटी दैट एन एटम विल डिसइंटीग्रेट इन अ टाइम, ठीक है ना? तो हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसका डिके कांस्टेंट ज्यादा होता है वो जल्दी जल्दी चीज डिसइंटीग्रेट होती है, ठीक है कि नहीं? हाँ, अब देखो इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट में, फिर आवर्स में, डेज में, ईयर्स में। तो क्या आया जी? 4 एक मिनट है जी, 365 आपने ठीक कहा जी। तो क्या आया? 2.48। शाबाश, 2.4। बेटा मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है जी? अगला क्वेश्चन ये है कि सजेस्ट व्हाई द एक्टिविटी ऑफ यूरेनियम 234 अपीयर्स टू बी कांस्टेंट। Suggest why
the activity of the uranium 234 present appears to be constant. जी यार क्यों है बेटा उमैर, बता सकते हो कि इसकी एक्टिविटी कांस्टेंट क्यों है या महसूस क्यों हो रही है कांस्टेंट? देखो एक्टिविटी का वैसे ग्राफ कैसा होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? यार ऐसे होता है ना, नीचे की तरफ जा रहा हूं यार। अब उसकी एक्टिविटी आधी होने, फर्ज करो ये इनिशियल एक्टिविटी है, ये आधी आधी एक्टिविटी होने वाले टाइम को क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं यार। इसे क्या कहते हैं? हाफ लाइफ, है ना? तो यार जब ईयर्स, सालों, उसकी हाफ लाइफ सालों पे मुहित हो, देखो 2.48 इंटू 10⁵ ईयर्स, तो बेटा उसने तो हाफ होना है कई सालों के बाद, यानी उसकी एक्टिविटी ने हाफ होना है कब? कई सालों के बाद। तो तुम्हारे लैब के जो तजर्बा तुम कर रहे हो उसमें तुम्हारे एक आधे घंटे में तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ना। तो तुम देखो जब सालों में जा रहा है तो तुम्हारे लिए वो ऑलमोस्ट उसकी एक्टिविटी क्या है? कांस्टेंट। तो बेटा लैब के अंदर आप किसी की एक्टिविटी को ऑलमोस्ट कांस्टेंट देखेंगे जिसकी हाफ लाइफ मिलियंस ऑफ ईयर्स है, क्योंकि उसने डिक्रीज होना है सालों बाद। आपको लैब के एक आधे घंटे में तो नहीं महसूस होगा कि ये डिक्रीज हो, ठीक है कि नहीं? वो कहता है कि सजेस्ट व्हाई द मेजरमेंट ऑफ मास एंड एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव आइसोटोप इज नॉट एन एक्यूरेट मींस of determining its half life if the half life is approximately 1 hour। ओए हो जी, मैं वो लिखता हूं, सजेस्ट पार्ट सी है इसका। suggest why a measurement of mass and activity of radioactive isotope is not an accurate के लिए एको लिख दिए, means of determining को DET लिख दिया है, half life if half life is equal to 1 hour, almost 1 hour या approximately 1 hour। ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है जी। Suggest why a measurement of mass of and activity of radioactive isotope is not an accurate meaning half life, DET half। मैं अभी बताता हूं। पहली बात तो ये कि इसमें देखो इस एक्सपेरिमेंट में क्या यार, आप लोगों ने सुने हमने एक बंदो जन्नती हो गौर से सुनो बेटा, मेरी बात सुनो। बाज एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी हाफ लाइफ बड़ी कम होती है। बाज एलिमेंट्स क्या होते हैं जिनकी हाफ लाइफ क्या होती है? इतनी कम होती है कि 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, इस तरह की जिनकी हाफ लाइफ होती है उसको आप लैब में मेजर करते हैं किसी और तरीके से। मिसाल के तौर पे ये देखो, ये तुम्हारे पास है एक लेड कंटेनर, ये क्या है तुम्हारे पास? क्या है? लेड कंटेनर, ठीक है। इस लेड कंटेनर से रेडिएशंस निकल रही है, इसके अंदर ये रेडियो एक्टिव सोर्स है, इसके अंदर ये क्या है? रेडियो एक्टिव सोर्स है, इससे रेडिएशन निकल रही है। यहां तुमने लगा दी जीएम ट्यूब। जीएम ट्यूब तुम्हें पता है वो अल्फा बीटा कैमास को डिटेक्ट करती है, डिटेक्ट भी करती है और उन्हें गिनती भी है, ठीक है ना? मतलब 1 सेकंड में उसके विंडो में 6 अल्फा पार्टिकल्स एंटर होंगे तो वो गिन लेगी 6 काउंट्स पर मिन सेकंड, ठीक है। अब ये जीएम ट्यूब है। जीएम ट्यूब इसे इसलिए कहते हैं कि ये गाइगर मिलर ने बनाई थी। 2 बंदे थे, गाइगर और मिलर, 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर बनाई थी। अब ये जीएम ट्यूब को तुम कंप्यूटर से भी कनेक्ट कर सकते हो, यहां से, और कंप्यूटर बेटा कनेक्ट हो गया प्रिंटर से। तुमने उसकी जो फ्लक्चुएशंस है ना उनको क्या कर लिया? ये इधर टाइम है, इधर तुमने ले लिया काउंट रेट।
कंप्यूटर ने जो तुम्हें प्रिंट आउट निकाल के दिया वो इस तरह का, इसमें फ्लक्चुएशंस क्यों है बेटा? बेटा ये फ्लक्चुएशंस काउंट रेट में क्यों है? बिकॉज ऑफ रैंडम नेचर ऑफ इट, बिकॉज ऑफ अभी अहमद मैंने बैकग्राउंड को बिल्कुल इग्नोर किया अभी इसके, ठीक है, मैंने बैकग्राउंड का अभी बेटा ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं इग्नोरिंग द बैकग्राउंड काउंट कर, आई एम डिस्कसिंग दिस इग्नोरिंग द बैकग्राउंड काउंट। अच्छा अब यार ये देखो वो पूछता है पेपर में कि तुम इसके बीच में से एक रेड लाइन क्यों गुजारते हो या एक लाइन क्यों गुजारते हो? रेड लाइन तो मैं बना रहा हूं ना, पेपर में कहता है तुम लोग क्यों। यस यू आर परफेक्टली राइट कि ये रेड लाइन क्या करती है, एक एवरेज आउट कर रही है बिहेवियर, बिल्कुल सही कहा तुम। अब ये काउंट रेट हो गई और इस काउंट रेट का हाफ ले लो तो बेटा ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये हाफ लाइफ आ जाएगी। और अगर आप एक्यूरेट और एक्यूरेट काम करना चाहते, इफ यू वांट टू बी इवन मोर एक्यूरेट, इसका भी हाफ लाइफ ले, इसका भी हाफ ले लो, सर अब दोनों टाइम्स का एवरेज लेंगे। जी ये आपने 3 दफा मेजर कर लीजिए ना जी। जी तो ये आपने 3 दफा मेजर कर ली और फिर उन 3 दफा का क्या कर लिया आपने, उन 3 का एवरेज ले लिया। तो ये आपके पास जो बनता है वो क्या बनता है, इसको आप 1 कह दें, इसको इसके साथ आप इस तरह से कर, नीचे आपने सबस्क्रिप्ट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, इसको T1 कह दें, T1 डैश, इसको डबल डैश और इसको ट्रिपल डैश कह दें, और फिर इनकी क्या ले लें आप, एवरेज ले लें। एग्जामिनर देख के क्या हो जाएगा खुश, उसकी क्या होगी, आंखों में आंसू होंगे, वो कहेगा ये हाफ लाइफ बेटा आपने क्या निकाली, एवरेज हाफ लाइफ। मगर बेटा ये वाला हाफ लाइफ निकालने वाला जो तरीका है ये सिर्फ उन पर एप्लीकेबल है जिनकी हाफ लाइफ 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट या घंटा डेढ़, या चलो जितनी देर आप लैब में सब्र कर सकते, ये तरीका उनके लिए। और बेटा इसका एक इनडायरेक्ट अप्रोच भी है, ये फिलहाल इसकी इनडायरेक्ट अप्रोच पूछें क्या है। इनडायरेक्ट अप्रोच ये है कि ये आपके पास एक कंटेनर, ये बेटा आपके पास क्या है, एक कंटेनर, इसके अंदर एक लेड बॉक्स पड़ा, ये लेड बॉक्स, इस लेड बॉक्स में यहां एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप, फर्ज करो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप या अल्फा पार्टिकल्स एमिट करता है या बीटा पार्टिकल्स एमिट करता है। अब वो जो अल्फा पार्टिकल्स यहां निकलेंगे वो इस एयर को क्या कर देंगे, ऑयनाइज। अगर वो एयर को ऑयनाइज करेंगे, मुझे बताएं ऑयनाइज्ड एयर अच्छी कंडक्टर नहीं होती बेटा, ऑयनाइज्ड एयर क्या होती है, एक अच्छी कंडक्टर होती है। ऑयनाइज्ड एयर क्या होती है, एक अच्छी कंडक्टर होती है। तो ये देखें, ये उसने यहां लगा दिया जी माइक्रो एमीटर, ये देखें, नोट करें कि पर्पल में जो बनाया है वो वायर्स हैं, और अब देखें आप टर्मिनल ए और टर्मिनल बी जो हैं वो क्या करते हैं, टर्मिनल ये वायर्स हैं और ये हाई वोल्टेज है। हाई वोल्टेज आप क्यों लगाते हैं, अगर आपने हवा में से कंडक्शन करानी हो तो आपको हाई वोल्टेज चाहिए, और जाहिर है जो हवा में से कंडक्शन होगी तो करंट बड़ा थोड़ा होगा, इसलिए आपने माइक्रो एमीटर लगाया हुआ। अब इसमें से जो कंडक्शन होगी, आप स्टॉप वॉच लें, स्टॉप वॉच ऑन करें और करंट को नोट करना शुरू कर दें कि जी इस टाइम पर
इतना करंट था, 100 सेकंड के बाद करंट इतना हो गया, 200 सेकंड के बाद करंट जो था वो इतना हो गया, करते जाए रिकॉर्ड। उसके बाद उस करंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट कर दें। आपके पास जो ग्राफ आएगा वो इस तरह का ग्राफ आएगा। इनिशियल करंट को आप आई नॉट कह दें, और जब करंट हाफ हो जाए आप ये चीज आपकी क्या हो जाएगी, हाफ लाइफ बन जाएगी। या आपके पास, और अगर आप मजीद इसमें एक्यूरेसी चाहते हैं और हाफ करके एक और वैल्यू ले लें यहां से यहां, जिसको आप यूं जाहिर करें और फिर और हाफ करें, ये बेटा आपके पास एक और हाफ आ गया, ये यूं, ठीक है कि नहीं। इससे एवरेज हाफ लाइफ क्या बनती है? जी जी, अगर वहां से गेट पे रुकते हो फिर से क्लास नहीं होगा, अंदर नहीं आने दे रहे। हेलो सर, क्लास है सर, इसको आने दे, इसकी क्लास है। कौन है? अच्छा बेटा, यहां तक ठीक है। मुझे बताएं यार, ये तरीके हाफ लाइफ निकालने के किसके हैं? यार ये तरीके हाफ लाइफ निकालने के किसके हैं? जी सर। नहीं सर, यहाँ नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये हाफ लाइफ निकालने के तरीके किसके हैं यार? जिसकी हाफ लाइफ छोटी हो। अच्छा बेटा, जिसकी हाफ लाइफ मिलियंस ऑफ ईयर में हो, हाउ टू मेजर half life if it is in millions of years, yet if it is very long, years में हो या months में हो, months में भी हो तो आपके लिए मुश्किल होता है मेजर। तो आप क्या करें? what you do, you make use of this formula। आप देखें 0.693 over half life and number of undecayed atoms is equal to mass over molar mass into Avogadro's constant, and then half life is equal to 0.693 mNa over activity and molar mass। ये आप फार्मूला है बेटा, you use this formula to measure the half life। You use this formula to measure the half life of a radioactive substance whose half life is in millions of years। भला क्यों? आप उसको, आपके पास फर्ज करेंगे रेडियोएक्टिव रॉक है, वो आपको पता है कि इसको आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस पे रखें, फर्ज करें वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, प्योर रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, भले उसके मिलीग्राम्स ही हैं क्यों नहीं, बड़ी थोड़ी सी अमाउंट है, but have you always take small amount of radioactive rock in the lab because you are since if you take small amount तो उसकी रेडिएशंस क्या होंगी बेटा? कम होंगी, और अगर उसकी रेडिएशंस कम होंगी तो फिर क्या होगा? वो इतना डेंजरस नहीं होगा। तो हमेशा लैब में रेडियोएक्टिव सोर्स के हमेशा मिलीग्राम्स या माइक्रोग्राम्स लेते हैं। आप खुदा ना खास्ता लैब के अंदर आधा किलो का कोई यूरेनियम का पीस लेके बैठ जाए, उसके अंदर से तो इतनी रेडिएशन निकलेगी वो आपको मार देगी, अल्लाह ना करे। पर अगर मार ना दे तो उसका एक्सपोजर इतना जरूर होगा कि आप बाद में बीमार हो जाए या उसका कैंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वो वहां से इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से उसका मास मेजर कर दिया, बैलेंस से उसका मास आ गया, वो आपने उठाकर इधर पुट कर दिया। ये रीडिंग आपने उठाकर क्या की, इधर पुट कर, यहां से जो रीडिंग आई वो इधर पुट कर, और मोलर मास और ओवोगाड्रोस कांस्टेंट तो आपको पहले ही पता होता है, और उस रेडियोएक्टिव सोर्स को यहां रखे, सुने ना,
उसको आप जीएम ट्यूब के सामने रखें और उसकी एक्टिविटी मेजर करें, और वो जीएम ट्यूब के थ्रू उसकी एक्टिविटी यहां रख दें। मगर एक सवाल पैदा होता है बड़ा दिलचस्प। उमैर, गौर से देखो मेरे बच्चों, अहमद, मेरा मोहम्मद अब्दुल रहमान, मेरे प्यारे बेटे, अगर तू यहां से भी गौर से सुनेगा ना, तुझे कम से कम एक बात समझ में आ जाएगी। वो बात इधर देखो। हाउ कैन वी मेजर एक्टिविटी फ्रॉम जीएम ट्यूब? हाउ कैन वी मेजर activity from GM tube? How can we measure activity from GM tube? तो मेरे बच्चों प्यारो इधर देखो यार, ये एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, ये GM ट्यूब यूं पड़ी हुई, और ये अच्छा GM ट्यूब जो क्या रिकॉर्ड कर रही है, क्या वो ट्रू काउंट रेट है अब्दुल्ला शमीम? अच्छा सुनते देखें, जीएम ट्यूब तो सिर्फ वो रिकॉर्ड कर रही है ना जो जीएम ट्यूब की विंडो पे गिर रहा है, लेकिन ओरिजिनली तो क्या हो रहा है, वो तो चारों तरफ फेंक रहा है, वो तो नहीं परवाह कर रहा किसी भी चीज की, ठीक है कि नहीं यार? यहां पर मैं एक इमेजिनरी सर्कल ड्रॉ करता हूं। R is the distance between the radioactive source and the window of the GM tube. अब GM ट्यूब की जो विंडो है, इसका एरिया S है, इसका एरिया हम S कह देते हैं। वैसे एरिया को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहां S से इसलिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हम A से एक्टिविटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिकॉज हम A से क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी। अब बेटा मुझे बताओ, टोटल एक्टिविटी डिवाइडेड बाय 4 पाई R स्क्वायर इज इक्वल टू काउंट रेट ओवर S। बेटा जो टोटल नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन है वो चारों तरफ फैल रही, और जो नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेशन जीएम ट्यूब की विंडो में एंटर हो रही वो उनको आप काउंट रेट कहते हैं। जाहिर है जीएम ट्यूब तो वही रिकॉर्ड करेगी जो उसकी विंडो में एंटर होगा। जीएम ट्यूब की विंडो में एंटर होने वाली रेडिएशंस डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द जीएम ट्यूब विंडो is equal to the total number of disintegrations which are falling in all directions. सर सी काउंट रेट है जी, सी काउंट रेट जी, सी काउंट रेट है, सी काउंट रेट है, और एस जो है वो विंडो का एरिया है जीएम ट्यूब। ठीक है सर। और और आप देखिए, आपने ये रेशियो ले ली, ठीक है कि नहीं? आपने एज्यूम किया कि रेडिएशंस चारों तरफ फैल रही, और इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन तब ट्रू है अगर 3 assumptions फुलफिल हो। 3 assumptions के ऊपर ये इक्वेशन बेस्ड है। पूछे वो कौन कौन सी assumptions? पहली assumption ये है कि रेडिएशंस आर एमिटेड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, जो कि बड़ी सही, बड़ी वैलिड assumption है। रेडिएशंस आर एमिटेड uniformly in all directions. Radiations are emitted uniformly in all directions. All radiations can travel distance r. यार अगर कुछ रेडिएशंस यहां से एमिट होकर इधर ही रुक गई हैं तो यार वो भी तो एक्टिविटी का हिस्सा थी ना, वो फिर हमारे इस रेशियो इक्वेशन में नहीं आ सकेंगे। All radiations can travel distance r. बेटा उसको इग्नोर कर, मैं अगर मैंने उसको भी बीच में लाया तो गेम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इस वक्त मैं उसको भी फिलहाल डिस्कशन में नहीं ला, उसको शुरू में माइनस कर दें। अभी उसको मैंने इधर इक्वेशन में डाला तो मसला होगा बेटा। ऑल रेडिएशंस कैन ट्रेवल डिस्टेंस r। और तीसरी बात है कि नो रेडिएशन इज ट्रैप्ड इनसाइड द रेडियोएक्टिव सोर्स। अगर फर्ज करें उस रेडियोएक्टिव सोर्स में बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स एमिट होकर उसके अंदर ही ट्रैप हो जाते हैं, तो वो भी तो एक्टिविटी का हिस्सा है ना, तो वो भी नहीं आपकी कैलकुलेशन में आएंगे। अगर इस जो आप इक्वेशन लिख रहे हैं उसमें वो भी नहीं आ सकेंगे, तो रेडिएशन इज ट्रैप्ड। इसीलिए बेटा आप क्या करते हैं, आप हमेशा रेडियोएक्टिव सोर्स की थोड़ी सी अमाउंट लेते हैं।
ताकि उसमें से जो भी रेडिएशन एमिट हो वो बाहर आ जाए, उससे उसी के अंदर फंसी ना रहे। एक्टिविटी किसके बराबर है? काउंट रेट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर ओवर एरिया ऑफ द विंडो। इसकी मदद से आप एक्टिविटी निकालते हैं और बोला था आपका हाफ सर थर्ड assumption क्या थी? कि नो रेडिएशन इज ट्रैप्ड इनसाइड द रेडिएटिव सोर्स। नो रेडिएशन इज ट्रैप्ड इनसाइड द रेडिएटिव सोर्स। अब बेटा ये एक्टिविटी को उठाकर वहां से आप इसमें पुट कर दें, हाफ लाइफ किसके बराबर होगी? बेटा इसमें ये एम आर मोलर मास, बेटा एम आर जो है वो मोलर मास है जिसको मैं रेड कर रहा हूं। और बेटा एम से भी ब्लू किया है, ये वो है जो मास ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्स है, मास ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। और एस क्या है? विंडो। एस जिसे मैंने ग्रीन किया है, ये विंडो ऑफ द एरिया ऑफ द विंडो ऑफ द जीएम ट्यूब। और आर स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस ऑफ रेडियोएक्टिव सोर्स फ्रॉम द जीएम ट्यूब। और बेटा सी क्या है? काउंट रेट। सी क्या है? काउंट रेट। बेटा इस तरह हाफ लाइफ मेजर करते हैं किसकी? जिसकी हाफ लाइफ क्या हो? मिलियंस ऑफ ईयर्स हो। जी जी मैं सुन रहा हूं सर। एन ए क्या चीज है? एन ए ओवागैड्रोस कांस्टेंट। ठीक है सर। बेटा एन ए क्या है? एन कांस्टेंट है बेटा, ठीक है। अच्छा मेरी बात गौर से सुने, क्वेश्चन असल क्या था? उसने कहा इस फार्मूले से, ये जो फार्मूला है, ये जो आपने अभी यहां लिखा है, क्या इस फार्मूले से उसकी हाफ लाइफ क्यों नहीं मेजर कर सकते जिसकी हाफ लाइफ 1 घंटा है? उसे को उसका तो मास ड्यूरिंग दी मेजरमेंट ही डिक्रीज कर जाएगा। बेटा जिसकी हाफ लाइफ क्या है? 1 घंटा या आधा घंटा या लैब आवर्स के करीब है, उसका तो ड्यूरिंग मेजरमेंट ही उसका मास क्या कर रहा होगा? डिक्रीज कर रहा होगा। और उसकी आप मतलब ये देखें, ये है उसकी एक्टिविटी, इधर देखें, उसकी एक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, उसका मास भी या उसके नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स भी डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं? और चूंकि दोनों ये इकट्ठे डिक्रीज कर रहे हैं, जब आप एक्टिविटी मेजर कर रहे होंगे तो उस वक्त के नंबर ऑफ एटम्स आपको नहीं पता होंगे। आप जब उसके नंबर ऑफ एटम्स मेजर कर रहे होंगे तो वो और टाइम के नंबर ऑफ एटम्स होंगे जो इस एक्टिविटी के कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होंगे। नतीजतन एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एन का फार्मूला नहीं लगेगा। और अगर आप नंबर ऑफ एटम्स पहले मेजर कर रहे हैं और फिर एक्टिविटी मेजर कर रहे हैं तो वो एक्टिविटी जो आप मेजर कर रहे हैं वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होगी जो आपने नंबर ऑफ एटम्स मेजर किए हो। आप उन दोनों को साइमल्टेनियसली लैब में एक ही टाइम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक मेजर करके दूसरी तरफ जाते हैं। तो आपको ये अज्यूम करना होता है कि मैंने जो एक मेजरमेंट की और जब मैं एक्टिविटी की मेजरमेंट कर रहा हूं तो नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो वो तभी होंगे जब हाफ लाइफ मिलियंस ऑफ ईयर्स में। तो पता चला कि ये वाला फार्मूला, ये हाफ लाइफ का ये वाला जो फार्मूला है जो मैंने अभी लिखा है, ये सिर्फ उनके लिए ट्रू है जिनकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा लंबी, और वरना जो पहले मैंने लिखे हैं वो उनके हैं जिनकी हाफ लाइफ बेटा क्या है? बहुत छोटी है बेटा।
मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं? हाँ ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। हमने एक और क्वेश्चन भी करना था, आपको एक और क्वेश्चन भी दिया था। ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर आपको भेजा, उसके अलावा जो मैंने क्वेश्चन भेजे हैं मैं उनकी बात करूं। मैंने आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको दिया था, वो देखें वो क्या। क्वेश्चन नंबर, ये बेटा जून 2007 का क्वेश्चन, पेपर 4 का, ठीक है कि नहीं? अब ये चीज देखिए, वो कहता ये है डिफाइन डिके कांस्टेंट। तो डिके कांस्टेंट को आप दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं रेशियो ऑफ एक्टिविटी टू द नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, या आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी दैट एन एटम विल डिसइंटीग्रेट नेक्स्ट सेकंड। अभी बताया था मैंने, दोनों ठीक होंगी। और पार्ट बी कहता है जी कि स्ट्रोंशियम 90 या 90 का मतलब है कि उसका मोलर मास 90 is a radioactive isotope having a half life of 28 years. My goodness. Strontium 90 has a density of 2.54 gram per cm cube. A sample of strontium 90 has an activity of, देखिए ये एक्टिविटी जरा नोट करें कितनी। ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा है जी, 6.4 into 10⁹ becquerels. It is emitting too much radiations. तो ये डेंजरस हुआ। ये क्या हुआ जी? डेंजरस है ये, ठीक है ना? देखें उसने कहा है, वो आखिरी पार्ट में कहता है कि by reference to your answer suggest why the dust that has been contaminated with strontium 90 presents a serious health hazard. उसकी वजह क्या है? इसकी तो थोड़ी सी अमाउंट भी बड़ी डेंजरस है। अच्छा, अब डिके कांस्टेंट मेजर करना है। डिके कांस्टेंट आपको पता है 0.693 ओवर हाफ लाइफ होता है। जी जी, मैं आई एम लिसनिंग। इसका मतलब है बड़ा डेंजरस है, इसका मतलब है ये बड़ी ज्यादा देर तक बहुत ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रेडिएशन एमिट कर सकते हैं, तो बहुत डेडली है। ये क्या है? बहुत डेडली किस्म की खतरनाक चीज है ये। नहीं, इस स्ट्रोंशियम 90 तो फिर इस तरह स्कूल लैब्स में तो कभी भी अलाउड नहीं। इंटरनेशनल रूल्स आपको अलाउ ही नहीं करते कि आप कोई ऐसा सब्सटेंस जिसकी स्मॉल अमाउंट भी टिका के रेडिएशन इमिट करे और बड़े लंबे अरसे तक इमिट करे, वो तो बहुत ही डेंजरस है। उसकी तो थोड़ी सी कंटेमिनेशन भी बड़ी खतरनाक है, और इस तरह के सोर्स इंटरनेशनली इजाजत ही नहीं होती आप उसमें रखें। स्कूल लैब में तो परमिशन ही नहीं होती। मास किस तरह निकालेंगे? आपको पता है एक्टिविटी इज इक्वल टू लैम्डा एन। एक्टिविटी दी हुई है आपको 6.4 इंटू 10⁹9। लैम्डा आप यहां से लाएंगे तो यहां से आपका एन आ जाए। चलो, जो भी एन आया उसको फिर ओवोगाड्रोस कांस्टेंट इसमें पुट करेंगे तो आप मास भी निकाल लेंगे और वो ग्राम में आ जाएगा, और उस मास को डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम भी आ जाएगा। यूं आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। और आखिरी पार्ट है कि डेंजरस क्यों है भाई? उसको इतनी सख्त एक्टिविटी, हाफ लाइफ भी लंबी है, तो बहुत ही डेंजरस है। इससे तो बेहतर है हम दूर ही भले।